जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। क्या देश एक संवैधानिक संकट की ओर बढ़ रहा है? क्या हमारा देश इलेक्शन उसी प्रकार के होने लगे हैं जैसा कि रूस में पुतिन करवाते हैं, शी जिनपिंग चाइना के अंदर कराते हैं, नॉर्थ कोरिया में होता है? या हमारा देश वैसा ही बना है जैसा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चाहते थे और जैसा लोकतंत्र में होना चाहिए? लोकतांत्रिक रूप से व्यवस्था ये है कि जो चुनाव आयोग है उसको एक निष्पक्ष एम्पायर के रूप में भूमिका निभानी चाहिए और सब चीज ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। चुनाव आयोग जो नियम बनाता है वो भी ये सुनिश्चित करने के लिए बनाता है कि पारदर्शिता रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे और हर चीज का जो कैंडिडेट्स हैं या जो वोटर्स हैं उसको निष्पक्षता से उसको देख सकें। लेकिन जिस प्रकार का ये इलेक्शन रिजल्ट आया है केरला में, तमिलनाडु में, तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज्यादा गेन नहीं किया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि अभी वो समय नहीं आया है कि जब वो तमिलनाडु केरला में पदार्पण कर सकता है, प्रवेश कर सकता है। इसलिए उन्होंने उसको बिल्कुल उसके हाल पे छोड़ दिया कि एआईडीएमके आपस में लड़े, डीएमके आपस में लड़े और टीवीके आपस में लड़े, या केरला के अंदर यूडीएफ लड़े और एलडीएफ लड़े। वहां पे ना पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाया गया, ना इस प्रकार के नियम बनाए गए कि केंद्रीय अधिकारी जाएं और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को वहां पे ना नियुक्त करके उनको नियुक्त किया जाए, वो चुनाव की निगरानी करें। सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चुनाव था बंगाल का, जहां पे पिछले 14 साल से ममता बनर्जी स्थापित थी और पार्लियामेंट के अंदर एक बहुत बड़ी चुनौती पेश कर रही थी मोदी जी को। और 2024 के चुनाव में आपने देखा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली तो उसका बहुत बड़ा कारण मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र था, उत्तर प्रदेश था और बंगाल था, पंजाब था और राजस्थान था। बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो गई और टीएमसी की सीटें बढ़ गई। जैसे महाराष्ट्र में आपने देखा, ये महाराष्ट्र के अंदर जो महाविकास अघाड़ी थी उसकी सीटें बहुत ज्यादा बढ़ गई और भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की सीटें कम हो गई। पंजाब के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने वहां पे सीटों का बंटवारा कर लिया। हरियाणा के अंदर भी कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा, 5 सीटें कांग्रेस को मिली, 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। राजस्थान में भी कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा और उत्तर प्रदेश में तो सपा ने और कांग्रेस ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें प्राप्त कर ली। तो 2024 में यह पता चल गया था कि 2029 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ने में बहुत ज्यादा परेशानी होगी और उन्हें यह भी पता था कि उनके जो सहयोगी दल हैं, जिनमें से ज्यादातर सहयोगी दलों को तो वो निपटा चुकी है, लेकिन कुछ अभी भी ऐसे सहयोगी दल हैं जिनको निपटाना बाकी है और उनकी भी व्यवस्था करनी है। जैसे बिहार के अंदर नीतीश कुमार थे जिनको निपटाना आवश्यक था, और आंध्र प्रदेश के अंदर चंद्रबाबू नायडू थे जो टीडीपी के, जिनको निपटाना बाकी था। तेलंगाना के अंदर बीआरएस थी और आंध्र प्रदेश के अंदर जगन रेड्डी थे जो कि भारतीय जनता पार्टी को इनडायरेक्टली सपोर्ट करते थे। उड़ीसा के अंदर भी बीजू जनता दल भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने का प्रयास करती थी। खैर, जब ये देखा गया कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार से कैसे कुर्सी छीनी गई और बाकी देश के अंदर भी सहयोगी दलों का क्या हश्र हुआ, उसके बाद बीजू जनता दल को भी होश आया। लेकिन अब देर हो चुकी थी, अब पछताए क्या होता है, चिड़िया चुग गई खेत। और बीजू जनता दल को विधानसभा में और लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने निपटा दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश को निपटाना था, पंजाब को निपटाना था, महाराष्ट्र को निपटाना था। महाराष्ट्र को असेंबली इलेक्शन में निपटा दिया गया, जहां पे बहुतायत सीटें पार्लियामेंट में बहुजन विकास अघाड़ी, ये महाविकास अघाड़ी जीती थी, वहां पे विधानसभा के अंदर उन्हें निपटा दिया गया।
बिहार के अंदर अपोजिशन को निपटा दिया गया, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया और टीडीपी को और नीतीश कुमार को विधानसभा लोकसभा स्तर पर निपटाया जाना बाकी है, जो कि आपको 2029 में दिखाई पड़ जाएगा। लेकिन यह बात समझ में आ गई थी कि थोड़े बहुत हेरफेर से अपोजिशन को कमजोर नहीं किया जा सकेगा और इसके लिए बहुत बड़ा वृहत कार्यक्रम चलाना पड़ेगा। इसलिए 2024 के बाद जो संविधान के अंदर प्रोविजन है उसके अनुसार चुनाव आयोग, जो कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी जिसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और जो अनुग्रहित हैं कि उन्हें अमित शाह और मोदी जी ने स्थापित किया है, नियुक्त किया है, उन्होंने एसआईआर कराया, उसकी व्यवस्था कराई और एसआईआर जहां जहां हुआ उसके बाद विपक्ष की जो गति हुई वो आपने देखी। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल के कॉन्स्टिट्यूएंसी के 40,000 वोट काटे गए और वो 4,000 वोट से हार गए। आम आदमी पार्टी शिकायत करती रही चुनाव आयोग से, कोर्ट से गुहार लगाती रही, कोई सुनवाई नहीं हुई। बिहार के अंदर भी इसी प्रकार से चुनाव आयोग ने आंखें मूंदी रखी, वहां पे लाखों करोड़ों वोट कटे। राहुल गांधी उसके लिए मुहिम चलाते रहे, लेकिन तेजस्वी यादव अपने किस दबाव में या किस वजह से उन्होंने राहुल गांधी का बहुत ज्यादा साथ नहीं दिया और वो भी राजनीति में एक प्रकार सिमट के रह गए। एक सीट उनको दे दी गई कि आप विधानसभा में बैठ के अपने हस्त को देख सके। लेकिन धीरे धीरे जैसे अपोजिशन के नेताओं का होश होता गया, उनकी आंखें खुलती गई, बीजू जनता दल की भी आंखें खुल गई। काश अगर नीतीश कुमार जब होश में थे और जब वो सत्ता में थे उस समय उनकी और चंद्रबाबू नायडू की नींदें खुल जाती तो शायद आज भारत के लोकतंत्र की स्थिति डिफरेंट होती। लेकिन सब कुछ देखते हुए भी उन्होंने आंखें मूंदी रखी, मजबूरी में या किसी दबाव में उन्होंने आंखें मूंदी रखी, इसका तो अभी पता नहीं चला। बंगाल के अंदर एसआईआर के माध्यम से जब पूरा कैलकुलेशन करके भारतीय जनता पार्टी ने, असम के अंदर तो चलिए उन्होंने डिलिमिटेशन करके अपनी जीत सुनिश्चित कर ली थी और वहां पे एसआईआर नहीं कराया था, जबकि वहां पहले जो हुआ था उसके हिसाब से करीब 20 लाख लोग मिले थे ऐसे जिनके पास कागज नहीं थे, जिसमें आधे हिंदू थे, आधे मुसलमान थे और उन्हें डिटेंशन सेंटर में भी रखा गया था। लेकिन एसआईआर इस लोकसभा के पीछे नहीं कराया गया, इस विधानसभा चुनाव के पहले नहीं कराया गया और बंगाल में कराया गया। 27 लाख वोट काटे गए, 7 लाख लोग नए जोड़े गए, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम से नाम काटे गए, विधानसभा वार सुनियोजित रूप से काटे गए और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जहां जजेज उसका पुनर्निरीक्षण कर रहे थे, वहां पे भी जो ट्राइब्यूनल बनना था जिन्हें इन्हें 27 लाख लोगों का पुनर्निरीक्षण करना था, उन्होंने सुनवाई ही नहीं की है। कहा कि ऑनलाइन पेपर सबमिट करने होंगे और ज्यादातर लोग जिनका नाम काटा गया था ऐसे थे जो कि ऑनलाइन सबमिशन करने में सक्षम नहीं थे, लेकिन पेपर लेके वो ट्राइब्यूनल के बाहर बैठे रहे, उनकी सुनवाई नहीं हुई और हार्डली 0.1% लोगों की सुनवाई हुई और उन्हें वोटिंग का अधिकार मिल गया। लेकिन वो अब ये सोचिए कि अगर 0.1% लोग ऐसे थे जिनको वोटिंग का अधिकार मिला, अगर 27 लाख लोगों में यही सफलता की दर होती तो कम से कम 26.5 लाख ऐसे होते लोग जिनको वोट देने का अधिकार होता। लेकिन जो अब सबसे ज्यादा भीषण समस्या आई, जिस प्रकार से सेंट्रल रिजर्व पुलिस ने पूरा बंगाल के अंदर 2.5 लाख सेंट्रल रिजर्व पुलिस ने बंगाल के चुनाव का मॉनिटरिंग की, जबकि अमेरिका ने ईरान से युद्ध के लिए 50,000 सैनिक भेजे हैं और बंगाल जीतने के लिए केंद्र सरकार ने 2.5 लाख लोग भेज दिए। जिस दिन पोलिंग हुई उस दिन भी आपने देखा कि थोड़ी हिंसा तो कम हुई, वोटिंग तो हुई, लेकिन बाकी प्रदेशों से ट्रेनें भर भर के लोग वहां भेजे गए। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया को धता बताते हुए हरी झंडी देके उनको विदा किया, उनके खाने पीने की व्यवस्था की, उनकी टिकट की व्यवस्था की, जिस प्रकार से बिहार के अंदर हुआ था। और सबसे ज्यादा गंभीर आरोप जो लगाया वो अभिषेक बनर्जी ने लगाया जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया हमारे पास प्रूफ्स हैं, लेकिन हमारे प्रूफ्स कोई नहीं मानेगा, तो हम तो चुनाव आयोग से ये निवेदन करते हैं कि जिस दिन काउंटिंग हुई है उस दिन दोपहर 12 बजे से रात को 8 बजे तक का जो सीसीटीवी फुटेज है वो हमें दे दिया जाए, हमें दिखा दिया जाए, और जिसका प्रावधान भी है क्योंकि काउंटिंग सेंटर बड़ा सेंसिटिव एरिया होता है और वहां सीसीटीवी
लगाए जाते हैं। और माननीय ज्ञानेश कुमार गुप्ता ये भी नहीं कह सकते, जैसे पहले जब अपोजिशन ने कहा था कि पोलिंग बूथ की हमें सीसीटीवी दे दी जाए, तो उन्होंने कहा था कि महिलाओं की हम फोटो कैसे रिवील कर सकते हैं काउंटिंग सेंटर के अंदर, ये भी समस्या नहीं है। और जैसा बताया अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी ने, कि वहां पे 6-7 घंटे काउंटिंग शुरू होने के बाद भी 1-2 राउंड की ही केवल काउंटिंग हो सकी थी। और उसके बाद सुनियोजित रूप से वहां मौजूद केंद्रीय सुरक्षा बल ने और पुलिस ने टीएमसी के एजेंट्स को मार मार के भगाया। और जब ममता बनर्जी वहां घुसने का उन्होंने प्रयास किया, तो ममता बनर्जी जैसे कहती हैं, उनकी भी पिटाई हुई, उन्हें भी पीठ पे लात मारी गई। और उसके बाद जो उन्होंने चाहा किया। अब प्रश्न उठता है, ऐसे इलेक्शन तो रूस में भी होते हैं, चीन में भी होते हैं, नॉर्थ कोरिया में भी होते हैं, जो क्या प्रकार उसी प्रकार की व्यवस्था हो गई? क्या 2024 में जो भारतीय जनता पार्टी को धक्का लगा था, उसकी व्यवस्था उन्होंने कर ली है? और 2029 में अब कोई रास्ता ऐसा नहीं बचा है कि अपोजिशन किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार का भी अवरोध पैदा कर सके और भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें मिल जाएं, जो 2024 में वो नहीं उन्हें मिल पाई थी। और क्या अभी भी चंद्रबाबू नायडू की आंखें खुलेंगी, या बाकी शिवसेना एकनाथ शिंदे की या अजीत पवार की पार्टी की आंखें खुलेंगी, या चिराग पासवान की आंखें खुलेंगी, या 2029 में ये लोग भी उसी हश्र के भागीदार होंगे जो अकाली दल और इंडियन नेशनल लोकदल और बीआरएस और बीजू जनता दल प्राप्त हो चुके हैं? अब सवाल ये उठता है कि अगर इस प्रकार का चुनाव होना है, तो क्या ऐसी कभी स्थिति बन सकती है अब, जबकि न्यायपालिका भी विपक्ष की बात सुनने को तैयार नहीं है? मानी बात है, कानून की जो व्याख्या अभी तक मैंने सुनी थी कि ये भी ऐसा व्यक्ति जिसने अपराध न किया हो, उसे दंड नहीं मिलना चाहिए, चाहे हजारों अपराधी छूट जाएं। वहां पे 27 लाख वोटर का नाम मतदाता सूची से हटाने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, जो हाई कोर्ट के जज थे और सुप्रीम कोर्ट में ही वो उस मामले की सुनवाई कर रहे थे, जब वो कह सकते हैं कि ये 27 लाख लोगों को जिन्हें वोट देने का अधिकार इस बार नहीं मिला, अगली बार वोट दे देंगे, जबकि उनका संवैधानिक अधिकार है। ये उनका अधिकार है कि अगर वो भारत के नागरिक हैं, या तो सरकार ये सिद्ध करे, गृह मंत्रालय, चुनाव आयोग ये सिद्ध करे कि भारत के नागरिक नहीं है, जिसकी जिम्मेदारी सरकार पे होनी चाहिए, चुनाव आयोग पे होनी चाहिए। लेकिन अगर 27 लाख लोगों के वोट न देने, और उसके बाद अभिषेक बनर्जी का जो कहना है कि काउंटिंग के दिन जिस प्रकार से वहां पे एजेंट्स को मार मार के भगाया गया, सेंट्रल रिजर्व पुलिस द्वारा भगाया गया, उसकी अगर सीसीटीवी फुटेज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट अगर टीएमसी मूव करती है और उसके बाद भी अगर उनकी बात नहीं सुनी जाती है, तो क्या हम लोग उसी परिस्थिति, उसी दौर पे लौट गए हैं जो पुतिन के रूस में देखा जाता है, चीन के यहाँ देखा जाता है, या नॉर्थ कोरिया में देखा जाता है? या हमारे यहाँ अभी अभी केवल संविधान की बात रह जाएगी? संविधान को रखा जरूर जाएगा, लोकतांत्रिक मर्यादा परंपराओं की बात जरूर होगी, लेकिन उसका उल्लंघन होगा। और पूरी तौर से जिस प्रकार से बंगाल के अंदर रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद वहां पे गुंडागर्दी का खुला नाच और महिला अपमान शुरू हो गया है, चारों तरफ तांडव मचाया जा रहा है। कल मैं एक कार्यक्रम में था जहां पे वहां के सीनियर पत्रकार बताते हैं, जिस कॉलोनी में वो रहते हैं उसके एक तरफ मुसलमान रहते हैं, एक तरफ हिंदू रहते हैं, और मुसलमान मोहल्लों के सामने जाके लाउड स्पीकर में इस प्रकार के उत्तेजक गाने बनाए जा रहे हैं जिससे मुसलमान प्रवोक हों या डर जाएं, और वो अपनी कॉलोनी से निकलने में भी अब डर रहे हैं, और वो हिंदू हैं। तो इस प्रकार की अगर परिस्थिति बन रही है, और ये उसी प्रकार का एक सीन क्रिएट किया जा रहा है जैसे हिटलर के जमाने में हुआ था, जब उन्होंने यहूदियों के खिलाफ इस प्रकार की मुहिम छेड़ी थी। आज भारत के अंदर भी या तो उनको ज्वाइन कर लो, उनके साथ जुड़ जाओ, वरना आतंक का सामना करो। अगर इस प्रकार की स्थिति से बचने के लिए विपक्ष के पास रास्ता क्या है? लेकिन चलिए, शुरुआत अच्छी हुई है। ममता बनर्जी ने भी ये समझ लिया है कि अकेले जो पहले वो राहुल गांधी और बाकी लोगों की मुहिम का समर्थन नहीं करती थी, अकेले वो नहीं लड़ पाएंगे, उन्हें निपटा दिया जाएगा। अखिलेश यादव को भी समझ आ गया है कि वो भी निबट जाएंगे अगले इलेक्शन में। तेजस्वी यादव निबट चुके हैं, उद्धव ठाकरे निबट चुके हैं, तो अखिलेश यादव जा रहे हैं ममता बनर्जी से मिलने। राहुल गांधी से भी ममता बनर्जी की बात हुई है, स्टालिन ने भी
उन्हें ज्वाइन कर लिया है, तो पूरे देश के अंदर अगर लोकतंत्र संविधान को बचाने की कोई मुहिम शुरू होती है और ये सारे नेता एक साथ सड़क पे उतरते हैं, तो शायद दृश्य बदल सकता है। वरना हमें वो दिन देखने पड़ेंगे जो रूस के लोगों को, चीन के लोगों को और नॉर्थ कोरिया के लोगों को देखने की आदत पड़ चुकी है। लेट अस सी, अगर डेमोक्रेसी बचेगी, अगर संविधान बचेगा। वरना 2024 के चुनाव के पहले जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता कहते थे कि हम संविधान को बदल देंगे, बदल तो उन्होंने दिया ही है। संविधान को रखा जरूर है, उसके अंदर संशोधन नहीं किए हैं, लेकिन एक तरफ रख के संविधान की चिंता करने उन्होंने छोड़ दिया है। देखते हैं देश का भविष्य क्या होता है, भारत माता का भविष्य क्या होता है, और देश की एकता अखंडता को जिस प्रकार से खत्म किया जा रहा है, उसके बाद देश की एकता अखंडता पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। क्योंकि जिस प्रकार से एलिनेशन हो रहा है, जिस प्रकार से साउथ का एलिनेशन हो रहा है, पूरी तरह से वो बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो गया है और नॉर्थ पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा हो गया है। देखते हैं कहीं सावरकर का वही सपना टू नेशन थ्योरी वाला दोबारा सफल न हो जाए। हम चाहते हैं भारत एकजुट रहे, 145 करोड़ लोग एकजुट रहें, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, डेमोक्रेसी रहे, कॉन्स्टिट्यूशन रहे। लेकिन अब ये डगर मुश्किल तो जरूर लगती है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।